हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। मध्य प्रदेश पीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एक कंपाइलेशन है। एक एग्जाम है, असिस्टेंट डायरेक्टर का एग्जाम हुआ था। उसमें जीएस के काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए थे और उसमें मध्य प्रदेश का एक महत्वपूर्ण रोल था। तो आइए डिस्कशन की शुरुआत करते हैं। यहाँ पर मध्य प्रदेश और इसके अलावा बाकी जो पार्ट हैं जीएस के, वहाँ से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आइए इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये आपके एमपीपीएससी के किसी भी एग्जाम के जीएस पार्ट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। चलिए डिस्कशन की शुरुआत करते हैं। लेकिन जो नए फ्रेंड्स हैं वो राम सोनी एमपीपीएससी नाम का टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। ये एक ग्रुप एक्सक्लूसिव तरीके से आपके एमपीपीएससी की प्रिपरेशन के लिए बनाया गया है, तो आप इसे ज्वाइन जरूर कर सकते हैं। जो भी क्वेरीज हैं वो भी आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, द गुर्जर प्रतिहार डायनास्टी वाज रिलेटेड विद। गुर्जर प्रतिहार राजवंश संबंधित था। तो याद रखिएगा ये उज्जैन से संबंधित था। ये क्वेश्चन पूछा गया था पीएससी में, गुर्जर प्रतिहार। अगला क्वेश्चन है, हु गिव द टाइटल ऑफ विद्यापति टू भास्कर भट्ट। भास्कर भट्ट को विद्यापति का टाइटल किसने दिया था? और ये दिया था भोज ने। राजा भोज जो कि परमार वंश के राजा थे, इनके द्वारा भास्कर भट्ट को विद्यापति का टाइटल दिया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हालांकि ऐसे क्वेश्चन काफ़ी डिफिकल्ट होते हैं जिनको याद रखना मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी चूंकि प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं तो हम इसको देख लेते हैं। उदयगिरी केव्स आर रिलेटेड विद। उदयगिरी जो गुफाएं हैं, इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध है गुप्त वंश से। हालांकि हमने अपनी क्लासेस में कवर किया है कि उदयगिरी गुफाएं जो हैं ये गुप्त वंश संबंधित हैं, उनके द्वारा बनवाया गया था। तो ये डिस्कस किया हमने। पार्वती टेम्पल ऑफ नचना कुठार इज सिचुएटेड। पार्वती टेम्पल जो है नचना कुठार की, ये कहाँ पर स्थित है? तो ये इसमें ऑप्शन है। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है पन्ना जिले में है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है टूरिज्म का, पार्वती टेम्पल ऑफ नचना कुठार, है ना। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द घोटुल सिस्टम। घोटुल प्रथा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? और इसमें सारे स्टेटमेंट सही हैं। द गर्ल्स ज्वाइन द घोटुल आर कॉल्ड मोतियारी। ऑलराइट। द बॉयज ज्वाइन द घोटुल आर कॉल्ड चेलिक। तो ये थोड़ा सा आप लोग याद रखेंगे। हालांकि ये चीज़ें बुक से बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं किया जाता है। एमपीपीएससी के इसमें कुछ इनोवेशन है। द बॉयज ज्वाइन द घोटुल आर कॉल्ड चेलिक। और इसके अलावा वेरी एलिवेंट डिस्कस द डिटेल अबाउट द घोटुल सिस्टम। तो घोटुल प्रथा के बारे में ये तीनों स्टेटमेंट सही हैं, इसलिए ऑल ऑफ दीज आर राइट वन ओवर देयर। तो याद रखें, घोटुल प्रथा एक महत्वपूर्ण प्रथा है मध्य देश की। आपको बताना है कहाँ पर ये प्रचलित है। फ्रॉम विच प्लेस ऑफ मध्य प्रदेश झंडा सत्याग्रह ऑफ 1923 वाज स्टार्टेड। तो झंडा सत्याग्रह 1923 का ये कहाँ शुरू हुआ? तो ये है जबलपुर से। बहुत ईजी क्वेश्चन है। हालांकि एग्जाम में जब आप अपेयर करते हैं तो कुछ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होते हैं, तो वहाँ से आपका मन विचलित हो जाता है। तो बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है। कुछ ईजी क्वेश्चन ही मिलते हैं जहाँ पे आप बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं ना। अगला क्वेश्चन है, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश मांधाता फेयर इज रिलेटेड। जो मांधाता मेला है, इसका संबंध किस मध्य से किस जिले से है? तो मांधाता मेला के बारे में हम लोगों ने बहुत डिस्कस किया है। और ये कहाँ पे है? ये है खंडवा में। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन बता दूँ, एमपीपीएससी के लिए अलग अलग बैच कोर्सेज चल रहे हैं। एमपीपीएससी के अलग अलग एग्जाम के लिए सिविल सर्विसेज का भी एक बैच कोर्स लॉन्च किया गया है, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। वो 7 मार्च से उस बैच कोर्स की शुरुआत हो रही है। तो उस बैच कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आप 8826033084 इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। ये बैच कोर्स 7 मार्च से स्टार्ट हो रहा है सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स के लिए। और इसके अलावा हमारे बाकी जो मेडिकल ऑफिसर्स के एग्ज़ाम हैं उसमें उसके लिए बैच कोर्स चल रहा है। उसकी जानकारी लेने के लिए अभी आप 8826033084 में कॉल कर सकते हैं ना। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, विच वॉज द फर्स्ट सिटी कॉल्ड द टूरिस्ट सिटी ऑफ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की प्रथम पर्यटक नगरी किसे कहते हैं? तो याद रखिएगा शिवपुरी। इस क्वेश्चन को हमने अपने प्रैक्टिस सेशन में कई बार डिस्कस किया था। तो मध्य प्रदेश का प्रथम पर्यटक नगर कौन सा है? यह है शिवपुरी। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, बर्थ प्लेस ऑफ पंडित माखनलाल चतुर्वेदी। पंडित माखनलाल चतुर्वेदी की जन्मस्थली क्या है? तो याद रखिए बाबई ग्राम है, होशंगाबाद का बाबई ग्राम। बहुत इंपॉर्टेंट है। और होशंगाबाद की बात करें तो होशंगाबाद वैसे भी जगह काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे पचमढ़ी भी है और यहाँ पे तवा नदी बहती है। बांद्रा भान पुल होशंगाबाद में स्थित है। होशंगाबाद का नाम हालांकि नर्मदापुरम कर दिया गया है, तो ये भी थोड़ा सा आप लोग याद रखें। कुमार गंधर्व समारोह इज ऑर्गेनाइज्ड एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस। कुमार गंधर्व जो समारोह है इसे मध्य से किस जगह पर आयोजित किया जाता है? तो ये है देवास में। कुमार गंधर्व समारोह याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉरेस्ट टाइप डज कवर द लार्जेस्ट एरिया इन मध्य देश। मध्य देश में
कौन से टाइप के फॉरेस्ट कवर का सबसे अधिक विस्तार है? तो ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट है, तो इसको आप लोग याद रखेंगे, ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट है। मध्य देश में ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट पाए जाते हैं, जिसे बोलते हैं उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन। तो शुष्क पतझड़ वन का सबसे ज़्यादा विस्तार है, क्योंकि मध्य देश की बात करें तो मध्य देश ट्रॉपिकल जोन में आता है, तो ये आप लोग ऑलरेडी जानते हैं। और बिकॉज ऑफ दैट थिंग मध्य प्रदेश का जो मेजर रीजन है वो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में काउंट किया जाता है, लेकिन मध्य देश में पतझड़ वन पाए जाते हैं, इसलिए मध्य प्रदेश में। अब इसमें कई सारी वेराइटीज़ हैं, ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस है, वेट डेसिडुअस है, तो उसमें ड्राई डेसिडुअस का सबसे बड़ा रोल है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, व्हेन सन शाइन्स वर्टिकली ओवर द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर विच द फॉलोइंग फिनोमिना अकर्स इन नॉर्दर्न पार्ट ऑफ मध्य देश। जब सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत चमकती हैं, तब उत्तरी मध्य देश में निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटित होती है? तो टेम्परेचर राइजेस वेरी हाई, ऑब्वियस बात है, इसे उत्तरायण बोलते हैं वैसे। तो टेम्परेचर उस समय देखा जाए तो सबसे अधिक ज़्यादा होता है। और ट्रॉपिकल जोन की एक खासियत होती है, ट्रॉपिकल जोन क्या होता है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न, मतलब कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को ट्रॉपिकल जोन बोलते हैं। और इस जोन की एक खासियत होती है कि यहाँ पे सूर्य की किरणें साल के किसी न किसी दिन जरूर लंबवत पड़ती हैं, और इस रीजन की एक खासियत होती है, इसीलिए इस रीजन में गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है। तो मान लीजिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में जब लंबवत पड़ेगी तो यहाँ पे गर्मी सबसे ज़्यादा पाई जाएगी। आपको नीचे कमेंट करके बताना है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मतलब जो कर्क रेखा है, यहाँ पे सूर्य की किरणें किस दिन लंबवत पड़ती हैं, और उसे समर सॉलिस्टिस के नाम से भी जाना जाता है। आप लोग कमेंट करके नीचे बताएंगे, है ना। अगला क्वेश्चन है, ऑन मेजर पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश लोवेस्ट डायोनल रेंज ऑफ टेम्परेचर इज विटनेस्ड इन विच द फॉलोइंग मंथ। मध्य देश के अधिकांश भागों में दैनिक तापांतर निम्नलिखित में से किस माह में सर्वाधिक होता है? तो इस क्वेश्चन को बात करें तो यहाँ पर डिलीट कर दिया गया है, दैनिक तापांतर की बात की गई है। तो दैनिक तापांतर में एक अजीब सी कंट्रोवर्सी है, बिकॉज तापांतर का मतलब यहाँ पर ये है कि डे और नाइट का जो टेम्परेचर डिफरेंस है, मतलब दिन में टेम्परेचर कितना रहता है और नाइट में टेम्परेचर कितना रहता है, इन दोनों में डिफरेंस सबसे अधिक कब होता है। मतलब इसका मतलब तापांतर का मतलब ये नहीं होता है कि बेसिकली दिन में सबसे अधिक टेम्परेचर होता है, नो। पर्पस होता है कि डे और नाइट में, मतलब यहाँ पे रात भी ठंडी होनी चाहिए, दिन गर्म होना चाहिए, दैट्स पर्पस। तो इसमें ऑप्शन है जनवरी, मार्च, मई, सितंबर। हालांकि जो हम लोग पढ़ते हैं वहाँ पे अप्रैल पढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ पे अप्रैल में आमतौर पर दिन जो है काफ़ी गर्म होता है, रात लगभग थोड़ा ठंडी होती है, बिकॉज ऑफ दैट थिंग डायरनल टेम्परेचर ज़्यादा होता है। तो इसमें कोई ऑप्शन नहीं दिया है, तो उसको बाद में क्वेश्चन डिलीट कर दिया गया था, है ना। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग कोल फील्ड्स ऑफ मध्य प्रदेश हैज़ द लार्जेस्ट रिजर्व्स ऑफ कोल एज पर एस्टिमेट ऑफ अप्रैल 2018। 2018 के एस्टिमेट के हिसाब से मध्य प्रदेश के कौन से कोल फील्ड में सबसे अधिक लार्जेस्ट रिजर्व है कोल का? तो यह है सिंगरौली। सिंगरौली की बात करें, यहाँ पे सबसे अधिक कोल रिजर्व है, और ये डेटा भी दिया है अप्रैल 2018 का, तो ये थोड़ा सा आप लोग याद रखेंगे। कुछ लोग सोहागपुर जानते हैं, लेकिन इसमें बदलाव हो गया है, तो थोड़ी सी नया अपडेट है। अगला क्वेश्चन है, इन विच द फॉलोइंग रॉक फॉर्मेशन मैग्नीज रिजर्व्स ऑफ बालाघाट अकर। तो कहाँ पे है? तो मैग्नीज कहाँ पे बालाघाट पाई जाती है? ये जो माइन है उसका नाम है भारवेली। भारवेली माइन है जहाँ पे मैग्नीज बालाघाट पाई जाती है। और मलाज खंड की बात करें, मलाज खंड में कापर पाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है, मलाज खंड में कापर पाया जाता है, भारवेली में मैग्नीज पाई जाती है। नाउ रॉक कौन सी है? तो ये है धारवाड़ सिस्टम। तो धारवाड़ सेल समूह है जहाँ पर भारवेली में मैग्नीज पाई जाती है, एंड दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी इन मध्य देश। मध्य देश में गैर पारंपरिक ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? तो ये देखा जाए तो इसमें विंड एनर्जी का नाम इसमें दिया हुआ है। हालांकि यहाँ पे थोड़ा डिस्प्यूट भी हो सकता है, क्योंकि कुछ एग्जाम्स में नॉन कन्वेंशनल में सोलर एनर्जी का नाम लिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर विंड एनर्जी का नाम दिया हुआ है। इवनली अभी जो शायद इंजीनियरिंग सर्विसेज का एग्जाम हुआ था, वहाँ पे एमपीपीएससी ने सोलर पावर का इस नाम लिखा था नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज में, लेकिन यहाँ पर विंड एनर्जी को चूज़ किया है। दिस इज काइंड ऑफ डिस्प्यूट, एमपीपीएससी को यहाँ पे डेटा क्लियर करना चाहिए। What is the proportion of the thermal electricity in total electricity supplied by the Madhya Pradesh Power Generating Company? तो पूछा गया what is the proportion of thermal electricity in total electricity supplied? तो जितना भी तापीय विद्युत का हिस्सा है, तापीय विद्युत का मतलब है जिसमें कोयले का आप इस्तेमाल करते हैं विद्युत उत्पादन के लिए, तो इसमें देखा है तो लिखा है मोर देन 75%। 75% से ऊपर जो हिस्सा है अकेले तापीय विद्युत का है, मतलब थर्मल पावर प्लांट का हिस्सा सबसे अधिक है, ठीक है।
एक क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, दीन बंधु योजना मध्य प्रदेश में शुरू की गई और इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग। तो याद रखिएगा ये इलेक्ट्रिसिटी बिल के लिए लगाई स्टार्ट की गई थी, दीन बंधु योजना। क्या नाम है? दीन बंधु योजना। संजय गांधी थर्मल पावर स्टेशन बिरसिंहपुर का है। मध्य प्रदेश पावर जनरेशन MPPGCL एक कंपनी है मध्य प्रदेश की, और इसमें ये पावर प्लांट है जो काफ़ी बड़े साइज़ का पावर प्लांट है। पूछा गया बिरसिंहपुर पावर प्लांट कहाँ पे स्थित है, और ये उमरिया में है, जिसको आप लोग याद रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग रेंजेस इज स्प्रेड इन बोथ मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ स्टेट। कौन सी रेंज मध्य प्रदेश में भी और छत्तीसगढ़ में है? अब ये इसमें कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। थोड़ी सी रेंजेस के बारे में यदि हम बात करें तो यदि आप इसको देखेंगे, लुक एट दिस वन, तो ये जो रेंजेस हैं यहाँ पे सतपुड़ा रेंज है, जिसका पहला वाला पार्ट है ये कैमूर रेंज, सॉरी कैमूर नहीं बल्कि मैकाल रेंज है। मैकाल रेंज का कुछ हिस्सा आपको छत्तीसगढ़ में भी देखने के लिए मिलेगा, एंड दिस इज द रीजन कि मैकाल रेंज इसका सही आंसर है। महादेव रेंज की बात करें, महादेव रेंज होशंगाबाद के आसपास है, ये महादेव रेंज का लोकेशन है। तो ये पॉसिबल ही नहीं कि यहाँ पर प्रॉपर तरीके से छत्तीसगढ़ में स्थित हो। बिजावर रेंज, पन्ना रेंज सब इधर साइड में है, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो ये है आपका सही आंसर क्या है? मैकाल रेंज। ठीक है, और यहाँ पे ऊपर भी याद रखना है कि ऊपर का जो श्रेणी है यहाँ पे कैमूर रेंज है और इसके बाद भांडे रेंज है। तो दिस इज ऑल्सो यू हैव टू रिमेंबर। एज पर 2011 सेंसस व्हाट इज द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है? ये क्वेश्चन काफ़ी पूछा आता है और ये है 236। तो मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व एज अपना 236 है। जनसंख्या घनत्व का मतलब है 1 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में कितनी आबादी रहती है, इसे जनसंख्या घनत्व बोलते हैं। अभी भी आपको 2011 सेंसस के डेटा को रिवाइज करके जाना है। जो भी आप लोगों के एग्जाम अगले 3-4 महीने में है तो उसमें 2011 सेंसस के डेटा ही पूछे जाएंगे। ठीक है, भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है ये भी चाहे तो आप कमेंट करके नीचे बता सकते हैं। When was नीति आयोग फॉर्म्ड इन इंडिया? भारत में नीति आयोग मतलब बोलते हैं नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जिसके चेयरमैन प्रधानमंत्री होते हैं। और यहाँ पे नीति आयोग के बारे में कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि नीति आयोग एक गैर संवैधानिक निकाय है, गैर संवैधानिक और गैर संवैधिक, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है। नीति आयोग का फॉर्मेशन होता है 1 जनवरी 2015 को, है ना। तो ये डेट आपको याद रखना है। नीति आयोग के चेयरमैन तो PM हो गए। नीति आयोग के CEO इस समय कौन है? अमिताभ कांत हैं। नीति आयोग के डेप्यूटी चेयरमैन का नाम क्या है? राजीव कुमार, है ना। थोड़ा सा आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, एज पर द लेटेस्ट सेंसस नेम द डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश वेयर द लोवेस्ट नंबर ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब रिसाइड। सबसे कम शेड्यूल्ड ट्राइब जो है यहाँ पे निवास करते हैं, तो ये है भिंड। भिंड की बात करें, यहाँ पे शेड्यूल्ड ट्राइब की सबसे कम आबादी है। और वहीं पे अलीराजपुर की बात करें, अलीराजपुर में मध्य प्रदेश में सबसे अधिक आबादी है शेड्यूल्ड ट्राइब की। कितना है? 89%। याद रहे कि शेड्यूल्ड ट्राइब की आबादी मध्य प्रदेश में लगभग 21% है, और इसके अलावा शेड्यूल्ड ट्राइब का रिजर्वेशन मध्य प्रदेश में 20% है। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण चीज़ है, शेड्यूल्ड ट्राइब के बारे में पता होना चाहिए, जो MLA है कितनी सीटें रिजर्व कर रही है, वो है 47। मध्य प्रदेश में कुल 230 सीटें हैं, जिसमें 47 सीटें शेड्यूल्ड ट्राइब के रिजर्व हैं। वहीं पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में लोकसभा की बात करें तो यहाँ पे 6 सीटें हमने शेड्यूल्ड ट्राइब के रिजर्व कर रखी हैं। कुल 29 सीटें मध्य प्रदेश में लोकसभा में है। तो ये सारी चीज़ें आपसे एग्जाम में पूछे आते हैं, याद रखना है ना। When was the Department of Micro, Small and Medium Enterprises formed in मध्य प्रदेश? मध्य प्रदेश में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग का गठन कब किया गया? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। 5 अप्रैल 2016। तो मध्य प्रदेश में जो सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम है, इनके विकास के लिए हमने MSME इसका फॉर्मेशन किया, MSME एंटरप्राइजेस का। एक और महत्वपूर्ण चीज़ आपको पता होना चाहिए, हमारे देश में जो GDP है उसमें सबसे महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन MSME सेक्टर का है। और देखा है तो यदि एम्प्लॉयमेंट आप क्रिएट करना चाहते हैं भारत में, तो MSME का एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। इसीलिए कहते हैं गवर्नमेंट को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम में काफ़ी ज़्यादा मनी इन्फ्यूज़ करना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कई बार देखा जाता है कि जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ होती हैं उसमें गवर्नमेंट काफ़ी पैसा लगाती है, लेकिन जो छोटे छोटे उद्यम होते हैं उनको दरकिनार कर दिया जाता है। ये अलग बात है, गवर्नमेंट कुछ पैसे वहाँ ज़रूर खर्च करती है, लेकिन कुछ पैसों के बारे में बेसिकली देखा है तो बहुत सारे जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं वो डिफ़ॉल्ट हो जाते हैं, उनको बाद में NPA घोषित कर दिया जाता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट के रूप में, और बाद में उनको किसी तरह से वेव ऑफ कर दिया जाता है। और ये काफ़ी गलत बात है। हमारे देश में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम को यदि प्रमोट किया जाएगा तो डेफिनेटली आने वाले कल में हमारे देश की तकदीर बदल सकती है। बट दिस इज वेयर वी नीड द कमिटमेंट फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड एज वेल। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग विच इज द इंडियन स्टेट वेयर पल्सेस प्रोडक्शन इज द हाईएस्ट। तो पल्स का उत्पादन कहाँ पे सर्वाधिक है? पल्स मतलब हम बात कर रहे हैं दालों का सर्वाधिक उत्पादन, तो हमारे मध्य प्रदेश को दलहन राज्य बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे मध्य प्रदेश में सर्वाधिक उत्पादन है। मध्य प्रदेश को सोया स्टेट बोलते हैं, और सोयाबीन की बात करें तो सोयाबीन एक
कैश क्रॉप भी है जो कि मालवांचल में मोस्टली बोई जाती है ना। अगला वर्ड इज द पोजीशन ऑफ मध्य प्रदेश विद रिगार्ड टू कोल डिपॉजिट्स इन इंडिया। तो कोल डिपॉजिट्स में मध्य प्रदेश की रैंक क्या है, तो यहाँ पे देखा है तो यहाँ पे बोला है 5वां। और अभी एमपीपीएससी का ही एक एग्जाम हुआ था जिसमें मध्य प्रदेश में कोल डिपॉजिट को बोला गया था 3rd रैंक है। तो एमपीपीएससी क्यों ऐसा करती है ये चीज़ समझ से परे है। हालांकि मैं डेटा बताऊंगा, शायद इंजीनियरिंग सर्विसेज मेडिकल सर्जन का एग्जाम था उसमें ये बोला गया था, उसमें 3rd रैंक ही एमपीपीएससी ने उसको सही आंसर माना था। तो इसलिए एमपीपीएससी को ये सोच लेना चाहिए कि हर एग्जाम में उन्हें सेम ही आंसर देना चाहिए। अगला है हाउ मेनी स्टेजेस इन पंचायत राज इन मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में 3 टायर सिस्टम है और याद रहे बलवंत राय मेहता कमेटी जो है इनके द्वारा पहली बार पंचायती राज सिस्टम के फॉर्मेशन की सिफारिश की गई और इन्होंने 3 टायर सिस्टम को प्रपोज किया कि 3 टायर सिस्टम होना चाहिए। और इसके बाद नागौर में देखिए बलवंत राय मेहता कमेटी का फॉर्मेशन 1947 में हुआ है ना। बेसिकली उस समय जवाहरलाल नेहरू साहब उस समय प्रधानमंत्री होते थे और 2 अक्टूबर 1959 को पहली बार नागौर में 1959 को 2 अक्टूबर 1959 को नागौर जो कि राजस्थान में है यहाँ पे पंचायती राज सिस्टम का फॉर्मेशन किया गया नागौर है ना। अब नाउ इसके बाद बहुत सारी कमेटी आती है। अशोक मेहता कमेटी का फॉर्मेशन 1977 में किया आता है, उस समय जनता पार्टी की सरकार थी। इन्होंने 2 टायर सिस्टम को प्रपोज किया, लेकिन एलएम सिंघवी कमेटी का नाम सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि एलएम सिंघवी कमेटी के रिकमेंडेशन के द्वारा पंचायती राज सिस्टम को संवैधानिक दर्जा दिया गया। तो एलएम सिंघवी कमेटी का रिकमेंडेशन क्या था कि इसको एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया जाए और इसके चलते 73rd और 74th अमेंडमेंट एक्ट हमारे संविधान में किए गए और पंचायती राज सिस्टम को एज ऑफ नाउ कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया है। ये आपको पता होना चाहिए। हु इज द रियल एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ स्टेट। रियल एग्जीक्यूटिव, राज्य की वास्तविक कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है। तो रियल एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है डी फैक्टो, एक टर्म होता है इसे बोलते हैं डी फैक्टो एंड डी ज्योर है ना। डी ज्योर का मतलब है मतलब सिंबॉलिक हेड जो होता है वो गवर्नर होता है, लेकिन डी फैक्टो मतलब रियल एग्जीक्यूटिव होता है वो कौन होता है, ये होता है आपका सीएम, ठीक है। और वही केंद्र में पीएम होता है। वो द फर्स्ट लोकायुक्त ऑफ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के पहले लोकायुक्त कौन थे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये है पीवी दीक्षित साहब, ये मध्य प्रदेश के पहले लोकायुक्त हैं। प्रेजेंट लोकायुक्त कौन है ये आपको कमेंट करके बताना है नीचे कमेंट करके, क्या नाम है, एनके गुप्ता, जस्टिस एनके गुप्ता हैं एज ऑफ नाउ प्रेजेंट लोकायुक्त। अगला है हु वाज द फर्स्ट वुमेन आईपीएस ऑफिसर ऑफ मध्य प्रदेश पुलिस सर्विस कैडर, और ये है आशा गोपालन। बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है, आशा गोपालन मध्य प्रदेश की पहली महिला आईपीएस ऑफिसर हैं। किरण बेदी की बात करें, ये इंडिया की पहली आईपीएस ऑफिसर है वुमेन, और आशा गोपालन मध्य प्रदेश की हैं, नाम याद रखना। सरला ग्रेवाल की बात करें तो मध्य प्रदेश की पहली महिला आईएएस ऑफिसर थी, हालांकि सी बिकेम द फर्स्ट गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश, वुमेन गवर्नर। आरसीपी स्टैंड्स फॉर व्हाट, बहुत ही महत्वपूर्ण है इंटरनेशनल अरेना में, इसका नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस समय। इसे बोलते हैं रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। और देखा जाए तो इकोनॉमिक फ्रंट के लिए आरसीईपी इसमें बहुत चर्चा में है, और एशियन आसियान जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वहाँ भी आरसीईपी हम इंडिया साइन कर रहे हैं वहाँ पे। तो राइट नाउ वी आर प्लानिंग फॉर टू डेवलप अवर इकोनॉमिक फ्रंट विद डिफरेंट कंट्रीज। वाई ममल्लपुरम तमिलनाडु वाज इन न्यूज़ इन 2019। ममल्लपुरम जो है अभी हाल ही में क्यों न्यूज़ में था, तो याद रखिए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड प्रेसिडेंट ऑफ चाइना हेल्ड देयर सेकेंड इनफॉर्मल समिट ओवर देयर। तो यहाँ पे देखा जाए 2019 में ये इन्होंने प्रॉपर तरीके से वहाँ पे मीटिंग किया था। इनफॉर्मल समिट थी, इस समय फॉर्मल समिट हो नहीं रही है क्योंकि इंडिया एंड चाइना आर नॉट शेयरिंग दैट प्रेटी स्मूथ रिलेशनशिप। बट लेट्स सी आने वाले कल में क्या होता है। यहाँ पे कुछ ट्रॉफीज़ का नाम दिया हुआ है, करेक्ट कोड चूज करना है। तो करेक्ट कोड में यहाँ पे करेक्ट कोड बताया भी गया है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, मैं हिंदी वाले में देख लेता हूँ क्योंकि यहाँ पे बताया गया है। तो यहाँ पे प्रूडेंशियल कप की बात करें तो आई का 3 दिया है, क्रिकेट में है। सेकेंड यूरो कप की बात करें ये आपका फुटबॉल से संबंधित है। अजलान शाह कप की बात करें ये हॉकी से संबंधित है। अजलान शाह कप का नाम तो खूब सुना होगा आप लोगों ने, हॉकी का है। थॉमस कप की बात करें बैडमिंटन का है। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन सिंपल है, अजलान शाह और थॉमस कप। ये यदि आप इसको एलिमिनेट कर लेते हो तो बाकी हिसाब से बन जाते हैं। इनकेस आप प्रूडेंशियल और यूरो कप के बारे में नहीं भी जानते हैं तो भी आप एलिमिनेट कर सकते हैं, है ना। मध्य प्रदेश आर्चरी एकेडमी इंस्टीट्यूटेड इन, मध्य प्रदेश तीरंदाजी एकेडमी कहाँ स्थित है। तीरंदाजी की बात करें तो तीरंदाजी के बहुत महान प्लेयर मध्य प्रदेश में पैदा हुए। मुस्कान किरार का नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और वैसे भी तीरंदाजी में देखें तो एक क्लब वाज वन ऑफ द फाइनेस्ट, तीरंदाजी में एक्सपर्ट थे। आपको एक क्लब के बारे में मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो ये कहाँ है, जबलपुर में है, और मुस्कान किरार भी जबलपुर से ही हैं, ये भी आप याद रखिएगा, नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
विच इज द फॉलोइंग इज द करेक्ट मैच्ड मध्य देश स्पोर्ट्स अवार्ड है और साथ ही फील्ड आपको बताई है। तो यहाँ पे अवार्ड और फील्ड आप देख लीजिए यहाँ पे। तो इसमें पूछा गया है करेक्ट अल्टरनेटिव कौन सा है। तो एकलव्य पुरस्कार तिरंदाजी बढ़ा देने के लिए, देखिए एकलव्य पुरस्कार ऐसा कोई विशेष फील्ड के लिए नहीं होता है, ये कॉमनली दिया जाता है 19 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे होते हैं उनको। विक्रम पुरस्कार जो है ये भी जो है जो एडल्ट्स होते हैं उनको दिया जाता है खेल के क्षेत्र में कंट्रीब्यूट करने के लिए। विश्व पुरस्कार की बात करें कोच को दिया जाता है जो खेल के क्षेत्र में कोच होते हैं। प्रभाष जोशी पुरस्कार जो है मलखंभ के क्षेत्र को दिया जाता है। तो यस, यही बस केवल स्टेटमेंट सही है, बाकी सारे गलत हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने, विच इज द टारगेट ग्रुप ऑफ मेघदूत ऐप लॉन्च्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। केंद्र सरकार द्वारा जारी की गई मेघदूत ऐप का लक्ष्य समूह क्या है। तो मेघदूत ऐप बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। फार्मर्स के लिए हमने मेघदूत ऐप लॉन्च किया है। मेघदूत मतलब बारिश से जुड़ा हुआ है, याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। त्रिशूल मिसाइल के बारे में पूछा गया है, ये क्या है। तो सरफेस टू एयर अटैक मिसाइल है, सरफेस टू एयर अटैक मिसाइल है त्रिशूल। त्रिशूल क्या नाम है, त्रिशूल। हालांकि आप लोगों से कभी डिस्कस किया था मैंने, पटना एक मिसाइल का ग्रुप था और ये प्रधान जो हमारे देश के भूतपूर्व राष्ट्रपति थे डॉक्टर अब्दुल कलाम, उनकी अगुवाई में बेसिकली बनाया गया था एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया था। उसमें ये प्लान था कि उसमें 5 मिसाइल्स का ग्रुप डेवलप करना है, जिसमें पी से हो गया पृथ्वी। पृथ्वी हमारे देश की पहली सरफेस टू सरफेस मिसाइल है और एक सरफेस टू सरफेस मिसाइल है पृथ्वी। इसके अलावा अग्नि है, अग्नि की बात करें अग्नि भी हमारे देश में एक सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। त्रिशूल है, त्रिशूल की बात करें त्रिशूल जो है ये एयर टू सरफेस टू एयर मिसाइल है। नाग की बात करें नाग एक एंटी टैंक मिसाइल है और आकाश की बात करें आकाश एक सरफेस टू एयर मिसाइल है ना। तो ये सारी मिसाइल का फॉर्मेशन हमने एक प्रोजेक्ट के अंतर्गत किया था, उस प्रोजेक्ट का नाम चाहे तो आप बता सकते हैं, और उसको चेयरमैन थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। तो ये 5 मिसाइल काफ़ी इंपॉर्टेंट ग्रुप है, इसे आप लोग याद रखेंगे, है ना। हु बिल्ट मिंटो हॉल एट भोपाल। भोपाल का जो मिंटो हॉल है इसे किसने बनवाया था। तो ये है सुल्तान शाहजहां बेगम। सुल्तान जहां बेगम। बेगम की बात करें तो आपको बेगम के बारे में याद रखना है, कुत्सिया बेगम पहली बेगम थी और देखा जाती है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और भोपाल में हालांकि बाद में नवाबों को दे दिया गया था और अंतिम जो नवाब थे भोपाल के वो थे नवाब हमीदुल्लाह खान, जिन्होंने भारत में विलय पत्र में हस्ताक्षर किए थे। हमीदुल्लाह खान के बेटे का नाम आप लोग जानते होंगे नवाब पटौदी, जो कि हमारे देश के यंगेस्ट कैप्टन रहे हैं क्रिकेट में, अभी भी उन्हीं के नाम पे रिकॉर्ड है। और नवाब पटौदी के बेटे का नाम तो सैफ अली खान है, आपने उनकी बहुत सारी मूवीज़ देखी भी होंगी। वेयर द बादल महल गेट इज सिचुएटेड। बादल महल गेट कहाँ स्थित है। तो यह है चंदेरी में, याद रखना। चंदेरी कहाँ पे, अशोक नगर में है। चंदेरी की साड़ियों को जीआई टैग भी दिया गया है। चंदेरी में एक 32वीं बावड़ी बड़ी फेमस है। इन विच द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट द फेमस राम राजा मंदिर इज सिचुएटेड। राम राजा मंदिर कहाँ पर स्थित है, याद रहे निवाड़ी में है। और राजा राम मंदिर जो है एक ऐसा इकलौता मंदिर है हमारे मध्य प्रदेश में, इंडिया में, जहाँ पे इनको भगवान के रूप में नहीं बल्कि राजा के रूप में इनकी पूजा की जाती है, राजा राम। और याद रहे ये यहाँ पर इनको सैल्यूट भी किया जाता है, यदि उस मंदिर में जाएंगे तो आप देखेंगे उनको सैल्यूट किया जाता है। तो ये अलग ही कल्चर है। और निवाड़ी की बात करें, मध्य प्रदेश का 52वां जिला है जो टीकमगढ़ से लगा हुआ है और निवाड़ी में 3 तहसीलें हैं, तो ये भी याद रखना है। तो दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। निवाड़ी है और पृथ्वीपुर काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एक ओरछा है। निवाड़ी, ओरछा और पृथ्वीपुर। ओरछा काफ़ी फेमस है जहाँ पे आपका राजा राम मंदिर स्थित है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए, है ना। द नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर इज दैट हार्डवेयर क्या है। जस्ट 1 सेकेंड, होल्ड ऑन, देयर इज सम प्रॉब्लम। ओके, हार्डवेयर क्या है पूछा गया है, तो बहुत ही आसान है। टेंजिबल इक्विपमेंट है, वास्तविक उपकरण है, अब ऐसी बात है। और यदि सॉफ्टवेयर होता है तो इंटेंजिबल हो जाता है ना। विच इज द फर्स्ट वेब ब्राउजर, पहला वेब ब्राउजर कौन सा है। तो ये है मोजाइक, याद रखना मोजाइक पहला वेब ब्राउजर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार लोग गलती कर जाते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये है ई लर्निंग एंड ई बैंकिंग आर सम ऑफ द, क्या है ये, ई सर्विसेज है, बहुत सिंपल, ई सर्विसेज है, ई लर्निंग ई बैंकिंग सिस्टम, है ना।
व्हेन वाज एमपी ऑनलाइन पोर्टल स्टार्टेड? एमपी ऑनलाइन पोर्टल कभी स्टार्ट हुआ? हालांकि ऐसे क्वेश्चन याद रखना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन चूंकि आपके सारे एग्जाम एमपी ऑनलाइन के माध्यम से ही होते हैं, बहुत सारे जो फॉर्म वगैरह फिल करते हैं आप एमपी ऑनलाइन में करते हैं, तो एटलीस्ट यू शुड हैव सच काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन कि जुलाई 2006 में एमपी ऑनलाइन पोर्टल की शुरुआत की गई है ना। द नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर इज दैट द फर्स्ट मॉडर्न टेलीकम्युनिकेशन डिवाइस वाज, तो कौन सी है? ये है टेलीग्राफ। द टेलीग्राफ वाज द फर्स्ट मॉडर्न टेलीकम्युनिकेशन डिवाइस, टेलीग्राफ है ना। हु इज द प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ आईसीसी? आईसीसी के प्रेजेंट चेयरमैन कौन है? एंड ये इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की बात कर रहे हैं, ये हैं ग्रेग बार्कले। और याद रखना इंडिया के कौन है? बीसीसीआई के, तो बीसीसीआई के इस समय है दादा, है ना, सौरभ गांगुली। हु इज द विनर ऑफ 2020 बुकर प्राइज? 2020 बुकर प्राइज के विनर कौन है? ये हैं डगलस स्टुअर्ट। याद रखना इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा आता है इस तरह से क्वेश्चन, प्राइज वाले क्वेश्चन। हु इज द चेयरमैन ऑफ डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन कौन है? ये हैं जी सतीश रेड्डी। तो ये थोड़ा सा आप याद रखना। और डीआरडीओ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में काम करता है, ये भी आपको पता होना चाहिए, है ना। जी सतीश रेड्डी का नाम याद रखना। जस्ट वन सेकेंड। हु इज द कमिश्नर ऑफ सेंट्रल विजिलेंस कमीशन? सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की बात करें, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है और सांथरम कमेटी के रिकमेंडेशन के द्वारा इसका फॉर्मेशन किया गया था, तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है कमेटी का नाम। और एज ऑफ नाउ सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के चेयरमैन हैं संजय कोठारी, है ना। द नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर इज दैट हु इज द फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ऑफ इंडिया, जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ है, सीडीएस, द फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, और ये हैं जनरल बिपिन रावत। इनका नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ही वॉज क्वाइट ब्रेव पर्सनॉलिटी, और इंडिया उनके जो कंट्रीब्यूशन है डिफेंस के क्षेत्र में वो हमेशा याद रखेगा। और डेफिनेटली ऐसे महान लोग होते हैं जिनके चलते देश में इस क्षेत्र में, स्पेशली आर्म फोर्सेस के क्षेत्र में, एक महत्वपूर्ण डेवलपमेंट देखने के लिए मिलता है। एनीवे, ये रहा डिस्कशन को वहीं से वाइंड अप करेंगे। तो 50 क्वेश्चन का सीरीज है, इससे आपको डेफिनेटली काफ़ी सारा बेनिफिट मिला होगा, और एमपीपीएससी में जो क्वेश्चंस कैसे पैटर्न क्या चल रहा है उसको समझने में थोड़ी आसानी होगी। चलिए डिस्कशन को वाइंड अप करते हैं, मुलाकात करते हैं आप लोग से फिर। जो नए फ्रेंड्स हैं वो राम सोनी एमपीएससी नाम का टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे क्लासेस की इन्फॉर्मेशन शेयर की आती है, तो उसके माध्यम से भी आप लोग हमसे जुड़ सकते हैं। और इसके अलावा बैच कोर्सेज लॉन्च हो चुके हैं एमपीपीएससी का बैच कोर्स 7 मार्च से स्टार्ट हो रहा है। आप इसे ज्वाइन करने के लिए कॉल कर सकते हैं, नंबर है 8826033084। बैच कोर्स की फीस ही मैं आपको बताता हूँ। बैच कोर्स की फीस है बेसिकली दैट्स 1499, 1499 रुपये है, और ये आपके प्रीलिम्स के एग्ज़ाम को टारगेट करते हुए बनाई गई है, जो कि जून में होने वाला है। और एक और इन्फॉर्मेशन है, इसमें जो क्लासेस होती हैं वो लाइव होती हैं, और लाइव क्लासेस को आप बाद में रिकॉर्ड करके देख सकते हैं, है ना। दैट्स ऑल फॉर नाउ, डिस्कशन का इस वाइंड अप करते हैं, मुलाकात करते हैं आप लोग फिर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ वंडरफुल डे अहेड, कीप मूविंग फॉरवर्ड एंड टेक केयर।